गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल क्विज 247 में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टेड जीके क्वेश्चंस का इन डिटेल। सारे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 11, 10 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज भी का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और क्या क्या कुछ आप सीखे। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस राज्य में हुआ है भारत में? ऑप्शन है गोवा, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सही जवाब क्या होगा? अगर इसका जवाब आपको पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर ABCD जो भी ऑप्शन है आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरी की बात करते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1995, 1992, 1986 और 1999। चार ऑप्शन फिर से हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लाते हैं तो मंडे टू सैटरडे आता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन दिनों आता है ऑब्जेक्टिव जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। हर क्वेश्चन को ब्रीफ में पढ़ते हैं। और जो फ्राइडे और सैटरडे है इस दिन सब्जेक्टिव आता है। जैसे इसके पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ पे बना चुके हैं, या फिर RBI के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो जाएगा सेबी के बारे में आएगा, जो शुक्रवार को आएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। जुड़े रहिए क्विज 247 के साथ, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को परीक्षा उपयोगी पॉइंट के व्यू से पढ़ते हैं, ताकि एग्जाम में हमें मदद मिल सके, फालतू नहीं पढ़ना हमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 5, 11, 12 या 7। सही जवाब क्या होगा? तो बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। चलो एक क्वेश्चन और जानते हैं यहाँ पे कि बास्केटबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बास्केटबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सही जवाब होगा इस्टोनिया। कहाँ का? इस्टोनिया का राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे आपको उसका PDF मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्विजेस भी होते हैं, जिससे आपका जीके का रिवीजन होता रहता है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही घंटी को दबाएंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है? कौन सा है? सौर मंडल का जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? हालांकि दूरी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते तो हमें बुध नज़र पे आता है, क्योंकि सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन में आपके पास है मंगल, शुक्र, बुध और शनि। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा शुक्र। कारण क्या है कि शुक्र ग्रह जो है उसका जो वायुमंडल है शुक्र ग्रह का, वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसलिए शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। इस वजह से ये लाल भी दिखता है। अब क्या है कि शुक्र ग्रह को जो और इसका उपनाम है वो सुबह या भोर का तारा, साथ ही साथ इसको शाम का तारा भी बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। शाम का तारा या सुबह या भोर का तारा किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। साथ ही क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की भागिनी ग्रह कौन सी है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितने सारे आंसर छुपे पड़े थे और कितने सारे क्वेश्चन के आंसर छुपे पड़े थे, आप ये सोच सकते हैं। तो ये सही इसका जवाब था ऑप्शन नंबर B। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा या आपको सीखने कुछ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें खुशी मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर एनी बेसेंट। सही जवाब जाएगा एनी बेसेंट को। D इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट जो आज हम लोग देश में यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है अमेरिका। 1982 ईस्वी में यूज़ किया था, जब
इसकी खोज भी थी और इसकी खोज में श्रेय किनको जाता है? 1981 ईस्वी में खोज किया था। उनका नाम था टिम बर्नर्स ली। क्या नाम था? टिम बर्नर्स ली इनका नाम था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत इंटरनेट का इस्तेमाल पहली बार कब किया था? तो भारत इंटरनेट का सबसे पहला इस्तेमाल किया था 1995 में। क्लियर हो गया? हालांकि एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया है और ना आएगा, कि कौन से ऐसे पर्सन थे जो कि सबसे पहले भारतीय जो कि इंटरनेट का सबसे पहले यूज़ किए। तो शमी कपूर हीरो का नाम सुने होंगे आप लोग, उन्होंने ही 1994 में ही कभी इंटरनेट का एक बार इस्तेमाल किया था। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को, UNESCO। तो देखिए यूएन तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस की बात कर लिया ये, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी 24 अक्टूबर को, है ना। तो ESCO मतलब क्या हुआ? ई से हो गया एजुकेशनल, एस से हो गया साइंटिफिक, सी से हो गया कल्चरल और ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम हो गया। तो कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, जो यूएन का सदस्य है। और इसके कुल जो कंट्री सदस्य देश हैं वो 193 हैं। 193 इसके सदस्य देश हैं और सहयोगी देश हैं इसके 11। क्लियर है? ये एग्जाम में आ चुका है। इंडिया इसका सदस्य कब बना? तो इंडिया इसका सदस्य बना 1946 ईस्वी में, 1946 में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका हेडक्वार्टर पे, तो वो है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो ए इसका सही जवाब हो गया। इतने पॉइंट्स इसलिए मैंने बता दिए कि ताकि कब पूछ देता है यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यूनेस्को के सहयोगी सदस्यों की संख्या कितनी है आता है, या भारत यूनेस्को में शामिल कब हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। या आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद क्या था? उपनिषद है क्या? सबसे पहले ये जानना है। तो उपनिषद जो है हिंदू धर्म का ग्रंथ है जिसको संस्कृत में लिखा गया था। क्लियर हो गया? हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है जिसको संस्कृत में लिखा गया था। अब कह रहे हैं कि फारसी में जो इसका अनुवाद किया गया, यानी संस्कृत से जो ये फारसी बना, ये किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? सही जवाब किसको जाएगा? तो सही जवाब जाएगा शाहजहां को। और शाहजहां बी इसका ऑप्शन था। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं। फिर से बता दें, सोमवार से गुरुवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव आएगा। और सैटरडे और फ्राइडे, यानी शुक्रवार और शनिवार को सब्जेक्टिव आएगा। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो किया है नोबेल प्राइज का। उसके पहले बात किया था RBI का। अगला जो शुक्रवार को वीडियो आएगा वो आएगा सेबी के बारे में। क्लियर हो गया? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्मेटोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। और क्वेश्चन क्या है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कैंसर कॉल ऑन्कोलॉजी। सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी शायद, लेकिन पढ़ना जरूरी है रिवाइज के लिए। नेत्रहीनों के लिए, जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए भाषा कौन सा था? ब्रेल लिपि थी। तो उसका आविष्कार किसने किया था? हेलन केलर ने, लुइस ब्रेल ने, बार्बियर चार्ल्स ने और बर्च बेलरी ने। सही जवाब जाएगा लुइस ब्रेल ने। आपको पता ही होगा। और ये कब हुआ था आपको पता है इसके बारे में? तो ये हुआ था 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। ये फ्रांस के राइटर थे, फ्रांसीसी राइटर थे। क्लियर हो गया? तो नेत्रहीनों के लिए अगर पूछा भी जाए कि सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ भाषा का, ये ब्रेल लिपि का, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्योंकि फ्रांसीसी लेखक ने ही 1821 ईस्वी में ब्रेल लिपि की खोज कर दी थी। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो का PDF विद आंसर मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाइएगा ऑन नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? जो अक्षांश होते हैं 2, उनका जो रेखा होता है उसके बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 105 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर? सही जवाब किसे जाएगा? सही जवाब जाएगा 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, 111 km। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सा जल संधि है?
बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सा जल संधि है? डोवर, जिब्राल्टर, बेरिंग या फिर पाक जल संधि? सही जवाब किसे जाएगा? सही जवाब जाएगा बेरिंग जल संधि। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपको बताने कौन सा कंट्री जिनका सर्वाधिक चांदी उत्पादन होता है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्पेन या कनाडा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मैक्सिको, बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप कितनी सारी चीज़ें सीख रही हैं या फिर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1962, 1953, 1944, 1956। राज्य पुनर्गठन, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था? इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी और ये पारित हुआ था 1956 में, यानी डी इसमें सही जवाब था। देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बंगाल, बिहार, कर्नाटक या गुजरात? सही जवाब जाएगा कर्नाटक का, सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और नॉलेजेबल लगते हैं तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? मनी ऑर्डर प्रणाली, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये डाक सिस्टम का एक अंग है। 1892, 1880, 1852 या फिर 1869? सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा 1880 को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल, गुवाहाटी, नागपुर या कानपुर? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा भोपाल, ए इसका सही जवाब हो गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भोपाल कहाँ की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? हमने हर जगह पढ़ा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, बच्चे को पता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं आकाश में तो काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इस ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल के 5 लेयर होते हैं जिसके बारे में हमने कल बता दिया था। तो इस पे लेयर नहीं होता और यहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाता। इसलिए आकाश ना इनको ब्लू दिखता बल्कि अंधकार टाइप का, यानी ब्लैक दिखता है। क्लियर हो गया? तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होना। अगर ये पूछ दिया जाए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है तो आपको जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि आसमान में जब उस ऊंचाई पर चले जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल नहीं मिलता है, इसलिए उनका भार वहाँ पे शून्य हो जाता है। साथ ही साथ उनका वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने की वजह से आसमान काला दिखता है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या बोरोन? सही जवाब होगा फ्लोरीन, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? HDFC का फुल फॉर्म क्या है? HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु? 4 ऑप्शन है। अच्छा, जहाँ पे टोडा पाया जाता है वहाँ पे और भी है, जैसे बडगा, वो जनजाति उसी राज्य में मिलता है। दूसरा है कोट जनजाति वहीं मिलता है। तो ये जो टोडा है, बडगा है, ये कोट ही जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला ये परियोजना किस नदी पर है? इसका परियोजना का माता टीला परियोजना लास्ट प्राचीन नाम से क्या था? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर है? महानदी, बेतवा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? सही जवाब क्या होगा? तो बेतवा इसका सही जवाब हो गया, बी। अच्छा, बेतवा का प्राचीन नाम क्या था? तो उसका नाम था वेत्रवती। क्या नाम था? वेत्रवती, ये इसका प्राचीन नाम था। अगले क्वेश्चन पे आता है। भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य में होता है? अच्छा, मोटा अनाज यहाँ पे यूज़ किया गया। मोटा अनाज में बहुत सारे बच्चों का सोचना ये होता है कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इनको मोटा अनाज बोलते हैं। नहीं, मोटा अनाज उनको नहीं बोलते। मोटा अनाज वो होता है जो कि कम मेहनत में, समझिएगा, कम मेहनत में, कम पानी में, साथ ही कम उपजाऊ ज़मीन में जिनकी खेती हो जाती है उसे मोटा अनाज बोलते हैं। समझ में आया? वैसा ज़मीन जो कम फर्टाइल हो, कम उपजाऊ हो, साथ ही इनको पानी भी कम चाहिए होता है और इसके पीछे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, ऐसे अनाज को मोटा अनाज कहते हैं। जिसके अंदर आपका ज्वार, बाजरा या रागी मतलब महुआ, पता होगा रागी
या महुआ, ये तो पता ही होगा क्या होता है। तो ज्वार बाजरा इस टाइप के फसल आते हैं। अब समझ में आ गया मोटा अनाज क्या होता है। तो भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सही जवाब जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है कोबाल्ट, यूरेनियम, बेरिलियम या लिथियम। सही जवाब जाएगा लिथियम का डी। और अगर सबसे भारी धातु को बात किया जाए तो वो ओस्मियम, जिसका रासायनिक सूत्र है OS। क्लियर हो गया, ओस्मियम सबसे भारी धातुओं में से आता है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन में आता है, जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैव विकास सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स लियल ने या लिनियस ने। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1809 ईस्वी में किया था लेमार्क ने। कब किया था? 1809 ईस्वी में। अच्छा, जैव विकास का सिद्धांत का मतलब क्या था? इसमें था क्या? जैव विकास का सिद्धांत जो था वो क्या था, ये जानना जरूरी है। जैव विकास का सिद्धांत क्या था कि जीवों का जो अंग होता है, जो हमारा ही अंग हो, वो वातावरण के अनुकूल प्रभावित होता है। यानी उसका जो ग्रोथ होता है वो वातावरण के अकॉर्डिंग होता है। यानी अगर वातावरण आपका जहाँ जहाँ सपोर्ट मिल रहा है, आपका वो अंग ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा यूज़ होगा, प्रयोग ज़्यादा होगा, इसी या कम होगा, तो उसी के अनुसार उसका विकास भी कमता बढ़ता रहेगा। ये है जैव विकास का सिद्धांत। यानी जैव के हर पार्ट्स के बारे में, उनका जो शरीर है उसके हर पार्ट के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे कल एक और वीडियो को लेके। जैसे हमने बताया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को बृहस्पतिवार को ऑब्जेक्टिव आता है, शुक्रवार और शनिवार को सब्जेक्टिव आता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, साथ ही आप किसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर पाएंगे, साथ ही आपको वहाँ पे क्विजेस मिलेंगे जिससे आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर कल फिर से। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।